एक गन्ने का रस बेचने वाला, आम सा दिखने वाला वो शख्स जिसने न सिर्फ एक सदर की प्यास बुझाई बल्कि पूरी कौम की आंखें खोल दी। इब्राहिम ट्रौरे एक ऐसा रहनुमा जिसने बंदूक से नहीं सच्चाई से जंग लड़ी। बुर्किना फासो की सरजमीन पर नौजवान नस्ल गायब हो रही थी। कोई जानता भी न था कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं और क्यों वापस नहीं आते। मगर इस खामोशी के पीछे छुपी थी एक साजिश, इसराइली और अमरीकी एजेंट्स का एक खुफिया नेटवर्क जो बच्चों को अगवा करके समंदर की गहराइयों में मौत के हवाले कर रहा था। इब्राहिम ने भेष बदला, गांव-गांव छाना और आखिरकार एक मामूली से जूस फरोश की सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। मुजीब, वो आम आदमी जिसने दुश्मन की सांसें रोक दी, एक बंद मजार के नीचे छुपा था ऐसा तहखाना जहां इंसानियत को कैद कर लिया गया था। ड्रोन हमले, रहस्यमय रास्ते, पगडंडियां, पुरानी फैक्ट्रियां और वो एक लम्हा जब दुश्मन इब्राहिम को जिंदा दफन करना चाहता था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुर्बानी, गैरत और वतन परस्ती का ऐसा संगम जिसने इसराइली नेटवर्क को जमीन बोस कर दिया। आखिर में वही गन्ने वाला मुजीब जिसे कौम का मुहाफिज करार दिया गया। आंखों में आंसू मगर दिल में सुकून। तो आखिर कौन था असली गद्दार? कैसे एक लीडर और एक जूस बेचने वाले ने नस्लों को बचा लिया? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप भी हक के साथ हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पैगाम को हर जागते दिल तक पहुंचाइए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इनकलाब है। घड़ी की सुई 3 बजे के करीब थी जब सूरज की तपिश धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी और शहर के शोर में कुछ थकावट सी महसूस होने लगी थी। सड़क किनारे एक पुराने लकड़ी के छप्पर वाले गन्ने के जूस के स्टॉल पर हाथ से बना हुआ बोर्ड हल्के से झूल रहा था। खालिस रस, दिल से खिदमत। एक जवान गेहूं से रंग वाला शख्स जो सादा कपड़ों में था, सर पर काला रुमाल बांधे आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा। चेहरा आधा दाढ़ी में छुपा हुआ और आंखें गहरी, पुरसुकून मगर भीतर एक सख्ती छुपाए हुए। ये इब्राहिम थे, बुर्किना फासो के मौजूदा सदर। मगर आज ना कोई हिफाजत, ना कोई प्रोटोकॉल, एक आम शहरी की तरह उस छोटे से स्टॉल की जानिब बढ़ रहे थे। जूस वाला तकरीबन 55 बरस का एक मर्द, सफेद कुर्ता पहने, हाथ में गिलास लिए गन्ना मशीन में आखिरी तिनका डाल रहा था। पसीने की बूंदें उसकी पेशानी पर चमक रही थीं, मगर जैसे ही उसकी निगाह उस अजनबी पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठहर गया। आंखों में पहचान की चमक थी, जैसे बरसों पुराना कोई चेहरा धुंध से साफ होने लगा हो। 2 गिलास, ठंडा देना मगर मीठा ज्यादा न हो, इब्राहिम बेइख्तियार बोले। जूस वाला मुस्कुराया, गिलासों को सलीके से धोया, मशीन को 2 बार घुमाया और फिर जूस निकालकर एक गिलास उनके सामने रख दिया, बिना कोई कीमत मांगे। पहला गिलास तुमने भी बिना कीमत दिया था, याद है? इब्राहिम की आवाज में नरमी थी मगर आंखों में चौकसी। पहचान लिया था मैंने, जूस वाला धीरे से बोला। वो दिन याद है जब तुम थके हारे आए थे, 2 दिन से कुछ खाए बगैर? तुमने वर्दी पहनी हुई थी मगर जूते घिसे हुए थे। मैंने सोचा वर्दी तो है मगर हालात शायद वर्दी जैसे नहीं। इब्राहिम की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तब शायद मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं एक दिन सदर बनोगे। जूस वाले ने जुमला मुकम्मल किया और दूसरा गिलास बढ़ा दिया। दोनों चंद लम्हे खामोश बैठे रहे, जैसे वक्त का पहिया रुक गया हो। आसपास गाड़ियों का शोर था, कुछ लोग आ जा रहे थे मगर जैसे उस छोटे से स्टॉल पर वक्त जम गया हो। तुम अभी भी यहीं हो, इसी जगह? इब्राहिम गिलास रखते हुए बोले। जगह छोड़ी तो वो आंखें भी छूट जाएंगी जो हर आने जाने वाले को देखती हैं। वो एक लम्हा रुका, फिर कदरे नीची आवाज में बोला, सदर साहब, यहाँ कुछ दिनों से रातों को अजीब लोग आते हैं, नौजवानों की तस्वीरें साथ लाते हैं, चेहरों पर हंसी, बातों में जहर। इब्राहिम चौंके। क्या कहा तुमने? नौजवानों की तस्वीरें? हाँ, सवाल करते हैं, नाम पूछते हैं। कुछ को तो मैंने देखा है। अगले दिन
गुमशुदगी की खबर में वही तस्वीर आती है। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। जब तुम आखिरी बार आए थे तुम सिपाही थे, अब सदर हो, मगर सिपाही होना नहीं छोड़ा। इब्राहिम आहिस्ता से खड़े हुए और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने सही वक्त पर पहचाना और सही वक्त पर बताया। तुम्हारी ये बात बहुत बड़ी साजिश को रोक सकती है। साजिश? हाँ, शायद अब सिर्फ गन्ने का रस नहीं निकाला जा रहा, किसी ने किसी का लहू भी निचोड़ना सीख लिया है और अब हमें वो नलका बंद करना है। ये कहकर वो खामोशी से पीछे हटे, मगर चलने से पहले मुड़े। मैं कल रात वापस आऊंगा, यहीं, तुम तैयार रहना। जूस वाले ने धीरे से सर हिलाया। उसके चेहरे पर इत्मीनान था और आंखों में रोशनी। एक इनकलाब फिर से 2 गिलास जूस के साथ शुरू हो चुका था। सदर, मगर इस वक्त सिर्फ एक खुफिया मुहाफिज। उन्होंने काली शॉल से चेहरा आंशिक तौर पर ढांप रखा था और हाथ में एक छोटा सा रिकॉर्डर दबा हुआ था जो हर आवाज को कैद करने को तैयार था। जूस वाला, जो आमतौर पर इस वक्त तक स्टॉल समेट चुका होता, आज देर तक बैठा रहा। उसके हाथों में थोड़ी कंपी थी, मगर चेहरा पूरी तरह पुरसुकून। उसने स्टॉल के सामने एक लालटेन सी रोशन रखी थी ताकि जो भी आए उसे सब कुछ मामूल का लगे, मगर उसकी नजरें लगातार उस सड़क के मोड़ पर जमी थीं, जहां से हर रात वो मशकूक गाड़ी आती थी। मिस जैसे में देखती थी। 10:30 बजने को थे जब एक काली रंग की कार धीरे धीरे स्टॉल के करीब आकर रुकी। गाड़ी से 2 आदमी उतरे। दोनों के लिबास कीमती ब्रांड के थे, चेहरे अजनबी मगर आंखों में वही फैलता हुआ जहर। उनमें से एक ने मोबाइल निकाला, दूसरे ने पर्स। फिर वो दोनों जूस वाले के पास आए। 2 गिलास देना, एक ने कुछ रौबदार लहजे में कहा। जूस वाला बेजाहिर मुस्कुराया, मशीन की तरफ बढ़ा, मगर एक नजर स्टॉल के पीछे छुपे इब्राहिम पर डाली, जो अब हर हरफ को पूरी तवज्जो से सुन रहा था। सुना है तुम्हारे यहाँ बहुत लड़के आते हैं आसपास के मोहल्लों से? दूसरे ने यूं ही जुमला उछाला। हाँ साहब, सब आते हैं, स्कूल मदरसे के बच्चे भी। गन्ने का रस सबको पसंद है। जूस वाले की आवाज बिल्कुल आम दुकानदार जैसी थी, मगर दिल की धड़कनें तेज थीं। एक लड़का था, नाम शायद मोरो या मोगा, कुछ ऐसा, लंबा, दुबला, माथे पर तिल। देखा है कभी? एक ने मोबाइल से तस्वीर दिखाई। जूस वाला तस्वीर पर सरसरी नजर डालकर बोला, शायद आया हो, यहाँ बहुत आते हैं। याद नहीं रहता? याद रखने की आदत डालो बुढ़े, अगली बार हमें जवाब चाहिए। ये कहते हुए एक ने जेब से एक नोट निकाला और रस के गिलास के साथ रख दिया। फिर दोनों कार की तरफ मुड़ गए। उसी लम्हे इब्राहिम ने रिकॉर्डर बंद किया और मोबाइल पर खामोशी से अपनी टीम को इशारा भेज दिया। कार का नंबर, चेहरे, आवाज सब महफूज हो चुका था। गाड़ी रवाना हो चुकी थी। जूस वाला थके कदमों से स्टॉल के पीछे आया। इब्राहिम अब खड़ा था, आंखें तेज, चेहरा सख्त। ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुमने बताया था? हाँ, कई बार आए हैं, हर बार नया नाम, नई तस्वीर, लेकिन लहजा वही। जैसे शिकारी जो शिकार का साइज बदलते हैं, नियत नहीं। इब्राहिम ने मोबाइल उठाया, तस्वीर दोबारा देखी और गहरी सांस ली। कल सुबह से ये एक मुल्कगीर मुहिम शुरू होगी। बच्चों का सौदा करने वाले अब अपने अंजाम के करीब हैं। जूस वाले ने आहिस्ता से कहा, तुम अकेले नहीं हो इब्राहिम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात वो दोनों दुश्मन की परछाइयों में खड़े थे, मगर उनके इरादों की रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरे चीखने लगे थे। बारिश की बूंदें हल्की हल्की जमीन को छू रही थीं। सड़क किनारे पड़ी नालियों से पानी बह रहा था और फिजा में ठंडक बढ़ चुकी थी। शहर की रोशनियां उस नमी आलूद माहौल में कुछ मध्यम पड़ गई थीं। इब्राहिम तरावरे अपने खुफिया हेडक्वार्टर में मौजूद था। एक सादा सा कमरा जिसकी दीवारों पर मुल्क के नक्शे, कुछ तस्वीरें और ढेरों फाइलें बिखरी हुई थीं। उनके सामने एक बोर्ड था जिस पर उन मशकूक अफराद की तस्वीरें लगी थीं जिनके खिलाफ सबूत जमा किए जा चुके थे। अचानक दरवाजा खुला। अंदर एक खुफिया अफसर दाखिल हुआ
जिसकी सांसें तेज चल रही थीं। सदर साहब, हमें एक लड़का मिला है जिसने वो सब देखा है। इब्राहिम ने फौरन मुड़कर देखा। कहाँ है वो? नीचे सिक्योरिटी में। जख्मी है मगर होश में है। चंद लम्हों बाद वो लड़का सामने लाया गया। शायद 16-17 बरस का, चेहरा जर्द, होंठ नीले, कपड़े फटे हुए और बाजू पर जख्म के निशान। वो किसी कैद से भागा हुआ लगता था, जैसे किसी बंद पिंजरे से जान बचाकर आया हो। क्या नाम है तुम्हारा? इब्राहिम ने नरमी से पूछा। अमीना। अमीना को तलाश करो, लड़का हांफते हुए बोला। वो मेरे साथ थी। हमें काम का झांसा दिया गया था, हम सबको। इब्राहिम ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। आहिस्ता बोलो, तुम महफूज हो, सब कुछ बताओ। लड़के की सांसें टूटी टूटी थीं, मगर आंखों में वहशत की तस्वीरें थीं। वो हमें एक एनजीओ के दफ्तर ले गए। कहते थे कि यूरोप भेजेंगे, अच्छी नौकरियां, बड़ी तनख्वाहें, पासपोर्ट भी दिखाया। पर जैसे ही रात हुई, हमारी आंखों पर पट्टियां बांध दी। जब अगली बार आंख खुली तो हम एक वेयर हाउस में थे। कितने बच्चे थे तुम्हारे साथ? शायद 25, सब अलग अलग शहरों से, सब नौजवान। कुछ ने तो खुशी से हाँ की, मगर बाद में वो मारने लगे। जो शोर मचाता उसे पीछे ले जाते और फिर वो वापस नहीं आता। इब्राहिम ने गहरी सांस ली, जैसे कोई जहर निगल रहा हो। तुम कैसे बचे? लड़के ने हल्की सी मुस्कान के साथ दुख भरी आंखों में देखा। एक आदमी था, शायद वो भी उन्हीं में से नहीं था। उसने मुझे रात को पानी देने के बहाने रस्सी ढीली कर दी। मैं भाग गया, 2 दिन जंगल में छिपा रहा। फिर एक बस वाले ने मदद की और मैं यहाँ पहुँच गया। इब्राहिम ने फौरन एक अफसर को इशारा किया, इसकी मेडिकल मदद करो और हिफाजत में रखो। फिर वो लड़के के करीब हुआ। तुमने हिम्मत दिखाई है, अब हम वो सब कुछ रोकेंगे जो भी तुम्हें याद हो। जगह, निशान, लोग, सब हमें दो। लड़के ने आहिस्ता सर हिलाया। मैं मरने से पहले चाहता हूँ कि वो सब बच जाएं। अमीना, वो सब। इब्राहिम ने उसका हाथ थाम कर कहा, नहीं, कोई नहीं मरेगा। अब जंग शुरू हो चुकी है। उस लम्हे एक मामूली से दिखने वाले लड़के ने वो धागा थमा दिया था जिससे इब्राहिम एक पूरी साजिश का जाल खींचने वाला था। शहर की हलचल से दूर एक साफ सुथरी और शानदार इमारत खड़ी थी, जिसके दरवाजे पर चमकते हुए हरफों में लिखा था, फ्यूचर ब्रिजेस, अंतर्राष्ट्रीय नौजवानों की तरक्की की गैर सरकारी तंजीम। दिखने में यह इमारत किसी तालीमी इदारे या प्राइवेट अस्पताल जैसी लगती थी। सफेद नीली पॉलिश, शीशे के दरवाजे और अंदर रिसेप्शन पर मुस्कुराती हुई लड़कियां। मगर इब्राहिम जानता था, इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे खून और धोखा छुपा था। दोपहर का वक्त था, सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। इब्राहिम ने जूस वाले के साथ एक आम शहरी का भेष अपनाया। पुरानी जीन्स, शलवार कमीज और गले में लटका एक छोटा सा बैग। दोनों मोटरसाइकिल पर उस एनजीओ के दफ्तर की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर जूस वाला खामोश था, मगर उसकी आंखें हर नुक्ते को बारीकी से परख रही थीं। मैं कई बार इनके बाहर बैठे लोगों को देख चुका हूँ, जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। इब्राहिम ने सर हिलाया। शिकार वही होता है जो बेखबर हो। अब हम इन्हें बेखबर नहीं रहने देंगे। दफ्तर में दाखिल होते ही एक खूबसूरत लड़की ने उन्हें रोका। जी, वेलकम टू फ्यूचर ब्रिजेस। आप लोग कैसे आए? इब्राहिम ने नर्म अंदाज में कहा। मेरे छोटे भाई को बाहर नौकरी का कोई मौका चाहिए था। किसी ने बताया कि आप लोग मदद करते हैं। लड़की मुस्कुराई, जैसे ये जुमला वो रोजाना सुनती हो। जी बिल्कुल, हम नौजवानों को बेहतरीन नौकरियों के लिए गाइड करते हैं। क्या आपके पास उसका आईडी या तस्वीर है? जूस वाला जल्दी से बोला, है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक सवाल है, क्या वाकई बाहर ले जाते हैं? लड़की हंसी। सर, हम पिछले 2 सालों में 500 से ज्यादा नौजवानों को यूएई, फ्रांस और जर्मनी भेज चुके हैं। हमारे पास अपनी रेफरल टीम है, स्पॉन्सर्स हैं। फिर उसने एक कैटलॉग निकाल कर दिखाया जिसमें नौजवानों के हंसते हुए चेहरे थे,
साथ में सक्सेस स्टोरीज के नाम से नकली नाम और मुल्क की शिनाख्तें लिखी थीं। इब्राहिम ने गौर से एक तस्वीर देखी। वो चेहरा पहचाना हुआ था, वही लड़का जिसे वो बचाकर लाया था। अब उस तस्वीर के नीचे लिखा था मर्सल अहमद, जर्मनी। इब्राहिम का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। वो तस्वीर झूठी थी। अगर हम कल फाइल दें तो प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा? जूस वाले ने बनावटी दिलचस्पी से पूछा। ज्यादा नहीं, 2 दिन में वीजा लग जाएगा। हम सब कुछ करवा देते हैं। पासपोर्ट न हो तो भी हमारे कनेक्शन काम आ जाते हैं। इब्राहिम ने कुछ पल गहरी नजर टिकाए रखी, फिर धीमे से बोला, क्या हम एक छोटा सा वीडियो इंटरव्यू ले सकते हैं अपने गांव के लड़कों को दिखाने के लिए? लड़की हिचकिचाई। सर, वो ऑफिशियली अलाउ नहीं होता। वैसे भी हमारा काम अंदरूनी सपोर्ट का है, बाहर का नहीं। इब्राहिम ने ये जुमला दिल में दर्ज कर लिया। बाहर आकर उसने जूस वाले के कंधे पर हाथ रखा। यही वो अंदरूनी सपोर्ट है जो बच्चों को बाहर नहीं भेजती, उन्हें दफन करती है। उन्होंने तमाम फाइलें, झूठी तस्वीरें और कैटलॉग चुपचाप मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थीं। अब ये एनजीओ पर्दे के पीछे छुपी नहीं रह सकती थी। जूस वाला धीरे से बोला, सदर साहब, जाल वहीं अच्छा बिछता है जहां शिकार यकीन के साथ आता है। ये लोग सच्चाई का नकाब ओढ़े हुए हैं, मगर हमने उनके चेहरे देख लिए हैं। इब्राहिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कल से शिकारी खुद शिकार बनेगा। बाजार की रौनक अपने उरूज पर थी। सूरज की तेज धूप सर पर बरस रही थी, मगर शहर की गली कूचों में हरकत जारी थी। इब्राहिम तरावरे ने सफेद शलवार कमीज पहनी हुई थी, सर पर रवायती टोपी और आंखों पर काला चश्मा। उसका चेहरा किसी सादा लोह गन्ने के रस वाले जैसा दिख रहा था। वो बाजार के बीचों बीच लगे अपने आरजी ठेले पर खड़ा गन्ने का रस निकाल रहा था, मगर उसकी नजरें चौक पर खड़े 2 मशकूक अफराद पर टिकी थीं। ये जगह एक खास वजह से चुनी गई थी। उसे इत्तला मिली थी कि यहाँ एक इजरायली नेटवर्क नशा और असलहे की डीलिंग करता है और उनका एक कारिंदा बेजाहिर कसाई का रूप धारे यहाँ रोज बैठता है। गन्ने के रस में मग्न इब्राहिम अंदर ही अंदर पूरी निगरानी कर रहा था। पसीने से तरबतर एक हाथ से गन्ना दबाता, दूसरे हाथ से पिछले पहर के ग्राहकों का हिसाब लिख रहा था और साथ साथ अपने कान में छुपी माइक्रो डिवाइस से आवाजें और हुक्मात सुन रहा था। उसी वक्त एक कम उम्र लड़का हांफता हुआ आया। चाचा, 2 गिलास बना दो। इब्राहिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया और बड़ी सफाई से गिलास भरने लगा, मगर उसकी नजरें अब कसाई की दुकान के पीछे आती हुई काली शीशे वाली गाड़ी पर थीं। गाड़ी आकर रुकी, 2 आदमी उतरे और सीधे कसाई के पास जाकर बैठ गए। उनकी हरकतें आम खरीदारों जैसी नहीं थीं और बातचीत के लिए कसाई ने तुरंत पर्दा गिरा दिया। यह इब्राहिम के लिए इशारा था। वो हाथ झाड़ता हुआ पीछे गया, जैसे पानी पीने जा रहा हो, मगर हकीकत में वो अपने मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए करीबी अफ्रीकी मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को सीधा सिग्नल भेज रहा था। सब कुछ बहुत एहतियात से हो रहा था। कोई भी उसके इरादों को नहीं भांप सकता था। कुछ ही लम्हों बाद बाजार के एक कोने से फौजी गाड़ियों की झलक दिखाई दी। कसाई घबरा गया। अंदर मौजूद लोग हड़बड़ा कर उठे, लेकिन इब्राहिम तो पहले से वहां मौजूद था। उसने अपने ठेले के नीचे छुपी हुई बंदूक निकाली और कसाई की तरफ लपका। हरकत मत करना, उसकी गरजदार आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। कसाई के हाथ में छुरी थी, मगर वो जानता था कि सामने खड़ा शख्स कोई मामूली गन्ने का रस बेचने वाला नहीं। एक लम्हे को वो ठिठक गया और उसी वक्त इब्राहिम ने उसके कंधे पर बंदूक का बट मारा। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पीछे से फौजी जवान पहुंच चुके थे। बाकी मशकूक अफराद ने भागने की कोशिश की, मगर घेर लिया गया। इब्राहिम ने हुक्म दिया, नीचे सब के सब। बाजार जैसे थम गया था। लोग हैरान आंखों से गन्ना बेचने वाले उस शख्स को देख रहे थे जो अब एक खतरनाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की सूरत में सामने आ चुका था। सच जो बरसों कसाई की खूनी छुरी के नीचे दबा रहा, आज दिन के उजाले में बेनकाब हो गया था। रात की तारीकी में समंदर की लहरें हल्के हल्के शोर कर रही थीं।
बंदरगाह पर पसरा सन्नाटा चीख से पहले की खामोशी जैसा था। बंदरगाह के एक वीरान कोने में बड़ी बड़ी कश्तियां कतार से खड़ी थीं। उन पर लकड़ी के डिब्बे और कपड़ों में लिपटे छोटे बच्चों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ मुसल्लह लोग तेजी से सामान और बच्चों को कश्तियों में शिफ्ट कर रहे थे। इब्राहिम ने अपनी टीम के साथ छापा मारने से पहले इशारा किया। सब लोग काली वर्दी में जमीन से झुके हुए अंदाज में साए की तरह आगे बढ़ रहे थे। इब्राहिम ने एक खाली कंटेनर की ओट से दूरबीन निकाली और सामने खड़ी कश्तियों का जायजा लिया। एक बड़ी नाव की छत पर इस्राएली झंडा लहरा रहा था। यही उनका निशाना था। याद रखो, बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इब्राहिम ने रेडियो में सरगोशी की। अचानक गोलियों की आवाज फिजा को चीरती हुई गूंजने लगी। एक तरफ से इब्राहिम की टीम ने हमला किया तो दूसरी ओर से दुश्मनों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट और बच्चों की चीखें एक दर्दनाक मंजर में तब्दील हो गईं। कुछ बदमाश कश्तियों से भागने लगे, जबकि कुछ ने मासूम बच्चों को ढाल बना लिया। इब्राहिम खुद आगे बढ़ा। एक झपट्टे में एक मुसल्लह को गिराया और उसकी गिरफ्त से एक बच्ची को छुड़ा लिया। डरो मत बेटी, हम तुम्हें बचाने आए हैं, वो नरमी से बोले। एक और साथी ने एक कश्ती का ताला तोड़ा